ओके अब यहाँ पे देखना, आपको अगर थोड़ा सा याद रहेगा, वी स्टार्टेड विथ वन इंडेक्स जिसका नाम क्या था, इंडेक्स 115 करके। थोड़ा सा पहले 15 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते 10-15 मिनट। इंडेक्स 115 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा बिकॉज ये सबसे लेंदी स्टैंडर्ड है। देयर इज वन मोर स्टैंडर्ड जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंडेक्स 116 करके, जो आने वाला है लीजेस का। बट अभी के लिए इसको समझते हैं। मुझे बताना इंडेक्स 115 का नाम क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कस्टमर्स। याद है ऐसा? इसका मतलब ऐसा था कि हम जिसको गुड्स बेचते या फिर सर्विस देते वो हमारा कस्टमर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और वहां पे हमारा क्या रहेगा, कोई ना कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। और इस केस में खाली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड है या फिर आपके गुड्स एंड सर्विसेज के भी है, गुड्स एंड सर्विसेज के भी। एएस में 7 और 9 अलग से होता था, यहाँ पे दोनों चीजें कवर की गई है, कंस्ट्रक्शन वाला और सर्विस वाला। एंड व्हेन आई से रेवेन्यू मतलब इनकम जो होती है गुड्स को बेचने से या फिर सर्विस को देने से। अब क्वेश्चन ये आता है, इस रेवेन्यू को जो कस्टमर से हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज कब करना चाहिए करके। एएस 7 कुछ अलग बोलता था, एएस आपका 9 कुछ अलग बोलता था, उसमें अलग अलग चीजें थी। अगर एएस 7 की बात करूं वहां पे था स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जितना काम होगा। एएस 9 में कुछ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स की बात होती थी। ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, एक मॉडल फॉलो करने का, और मॉडल में कितने स्टेप्स है, 5। देयर आर 5 स्टेप्स जो हमने देखे थे। इसके लिए वी टुक वन एग्जांपल ऑफ वाटर प्यूरिफायर, अगर आपको याद रहेगा। सपोज देर इज अ एंटिटी, यहां पे एक एंटिटी है विच प्रोवाइड्स वाटर प्यूरिफायर टू वन पर्सन, वो उसका क्या हो जाएगा, कस्टमर। अब कस्टमर को अगर हम वाटर प्यूरिफायर दे रहे हैं तो मैं WF शॉर्टकट में लिख रहा हूं, यह WF नहीं, सॉरी इट शुड बी WP, वाटर प्यूरिफायर। प्लस हम कुछ उसको सर्विसिंग की वारंटी, सर्विसिंग भी दे रहे, बोल रहे कि 1 साल में हर 3-3 महीने में हम फिल्टर चेंज करके जाएंगे वो पानी का, और प्लस हम क्या दे रहे, वारंटी दे रहे, और टोटल इतना पैसा चार्ज कर रहे। अब वो कौन से 5 स्टेप मॉडल था, तो 5 स्टेप मॉडल को मैं शॉर्टकट में बोलूं तो वो था CPTAR करके, एक एक करके देखते हैं। पहला, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड, सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस इस एंटिटी और इस कस्टमर के बीच में क्या रहेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ओके ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर मैं बोलता हूं दूसरी चीज जो लिखी गई है वो क्या है, पी का फुल फॉर्म है यहां पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब हम यहां पे सबसे पहले हमेशा एंटिटी रहेंगे या कस्टमर रहेंगे, एंटिटी, बिकॉज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कौन करेगा, एंटिटी। तो वी आर एंटिटी, वी नीड टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। तो नाउ हम लोग क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं यहां पे, तो वाटर प्यूरिफायर दे रहे हैं और ये सर्विस और ये वारंटी, तो ये 3 हमारे क्या हो गए, पीओ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, कि हम ये परफॉर्मेंस देंगे और उसके अगेंस्ट क्या ये फ्री में देंगे, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो कस्टमर जो पैसा हमें देगा, इट इज नथिंग बट ट्रांजैक्शन प्राइस, तो इसके यहां पे आ जाएगा टीपी। टीपी का मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस, लेट अस से 20,000 और आई कैन से 15,000। अब सामने वाले ने ट्रांजैक्शन प्राइस दिया है, तो इस केस में अगर एक पीओ होता तो बात नहीं होती, सीधा एक पीओ खत्म, सर्विस वो पैसा रिकॉग्नाइज करो रेवेन्यू को। लेकिन यहां पे 3 अलग अलग पीओ है, डिस्टिंक्ट है, तो इन केस में मुझे पहले अलोकेट करना पड़ेगा कि वाटर प्यूरिफायर के लिए कितना चार्ज किया, सर्विसिंग के लिए कितना चार्ज किया, वारंटी के लिए कितना चार्ज किया। तो थर्ड आपका 4th स्टेप आ जाता है अलोकेशन, कि वी हैव टू अलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस बिटवीन डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। Having said that, once that is done, now as and when you perform the obligation, you need to recognize the revenue. On very first day आप वाटर प्यूरिफायर दे देते हो, उस दिन ये वाला रिकॉग्नाइज कर देने का रेवेन्यू। जैसे जैसे सर्विसिंग आगे बढ़ता जाएगा उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाने का, और जैसे वो 1 साल का वारंटी खत्म होगा उसका भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का। इतना याद आता है? ओके। इसमें से हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशंस लिखी गई थी, ऐसा वैसा सब चीजें, एक थियोरेटिकल पार्ट देखा था। देन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सिंगल होता है, कब डिस्टिंक्ट होता है, वो भी हमने लिखाया था। उसके बाद ट्रांजैक्शन प्राइस जो ये लिखी है 20,000, इसमें क्या क्या आता है, तो कुछ लिखाया था, इट इज समथिंग विच इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, दैट इज जीएसटी नहीं आएगा, वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट है। फिर कुछ वेरिएबल कंसिडरेशन की बात हुई थी, हमको ऑन वेरी फर्स्ट डे लगता है कि हम जल्दी काम करेंगे, तो वो उसमें भी प्रोबेबिलिटीज की बात हुई थी, बाइनरी और मल्टीपल रहेंगे तो क्या करने का, थोड़ा थोड़ा याद आता है ऐसा। अगर बाइनरी रहेगा तो यस और नो सेलेक्ट करने का, और ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है तो उसका वो प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके जो वैल्यू आता है वो। तो हमने यहां तक ये भी किया था, 3 पार्ट किए थे, CPNT, दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आपने नहीं लिखा रहेगा, आपका भी नेक्स्ट पार्ट रहेगा कौन सा, A, दैट इज एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस
बिटवीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग देते हैं स्टेप, लेट्स गिव नेक्स्ट हेडिंग एज अ स्टेप 4। और पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर उसको समझते हैं। सो फर्स्ट लेट्स राइट डाउन समथिंग, फिर उसको एक एक करके समझते हैं। तो लिखने के लिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मेरे साथ पहले थोड़ा सा 5 मिनट आपको लिखना रहेगा, देन वी विल स्टार्ट। अच्छा, लिखना अलोकेशन, हेडिंग देना ये स्टेप 4 का अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो मैं ये लिखते जाता हूं, अब भी लिखते जाना, अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, allocation of transaction price in performance obligations। इसमें लिखना, इसमें अगर हम लिखेंगे पहले तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। द अलोकेशन टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मुझे बताना अलोकेशन वाला स्टेप कब आएगा, जब एक पीओ रहेगा तब या डिस्टिंक्ट पीओ रहेंगे तब? डिस्टिंक्ट। एक में तो अलोकेशन की बात ही नहीं आती। अलोकेशन टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन should generally be based on standalone selling price। We can say many prices are there, तो standalone selling prices। मैंने बोला है अलोकेशन, लिखते लिखते समझते, फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा। अलोकेशन किस बेसिस पे होगा, तो यू कैन से अलोकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट इज एसएसपी, जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे। तो अब सबसे पहले आपको पता करना चाहिए कि ये एसएसपी क्या होता है, दैट इज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो उसका मतलब लिखेंगे। तो लिखना, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। बार बार अब वो फुल फॉर्म नहीं लिखते, सीधा मैं लिख देता हूं एसएसपी क्या है करके, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब लिखते हैं इट इज द प्राइस at which an entity would sell goods or services to the customers separately। It is the price at which an entity would sell goods and services to the customer separately। अच्छा, अब एक डायग्राम बनाएंगे, फिर थोड़ा मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इतना लिख के हो गया? अच्छा, अब बीच में मैं लिख देता हूँ पहले एसएस मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग एसएसपी। यहाँ पे बीच में हेडिंग देते हैं मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग एसएसपी। तो पहला लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट मेथड आपका रहेगा ऑब्जर्वेबल सेलिंग प्राइस। observable selling price of
सेम स्टैंडअलोन प्रोडक्ट। देन हम लिखेंगे अदर मेथड्स करके। अदर मेथड्स में मैं 3 डिविजन्स कर रहा हूं, तो पहला लिख देंगे एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। यहां पे एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। उसके बाद आएगा कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। देन रेसिडुअल अप्रोच। competitors standalone selling price plus minus adjustments। इतना लिखा। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे रेसिडुअल अप्रोच इज सुटेबल ओनली इफ residual approach is suitable only if the entity have very broad range of SSP for same product। and the entity, you can say sorry, or the entity has never sold the goods on SSP basis earlier। बहुत टाइम बाद कर रहे थे तो मैंने एक बार ये लिखा दिया, अगर हम चाहे तो मैं इसका भी आपको प्रिंट दे दूंगा बाद में कि ये जो लिखना पड़ता है सीधा हम समझेंगे ही करके। लिखा इतना। क्या हुआ, कुछ नहीं? स्टार्ट करते अभी? अच्छा, अब स्टार्ट करते। देखो अब देखना,
एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझाता हूँ अलोकेशन क्या है करके। एक एग्जाम्पल समझते हैं और सबसे पहले यहाँ पे ये समझना, एग्जाम्पल खाली आपको समझाने के लिए थियरी लिखा दिया हुआ है, ध्यान देते जाना और मुझको आप खुद ही बताओगे। इफ देर इज एन एंटिटी एंड देर इज एन कस्टमर, और ये कस्टमर को गुड्स बेच रहा है। अच्छा, अलोकेशन कब आएगा? स्टेप नंबर 4, सिंगल पीओ और डिस्टिंक्ट पीओ। डिस्टिंक्ट पीओ तो लेट अस अज्यूम 3 पीओ है, वाटर प्यूरिफायर एंड देन आई कैन से कुछ सर्विसिंग और कुछ वारंटी का, एंड देन टोटल मिला के यहाँ पे 20,000 रुपया चार्ज किया है। 20,000 रुपया ये क्या हो गया हमारा लिमिट? टीपी हो गया। हमने यहाँ तक बात कर लिया ट्रांजैक्शन प्राइस। नो, मैं ये बोल रहा था वाटर प्यूरिफायर सर्विसिंग और वारंटी, ये सर्विसिंग है और ये आपकी वारंटी है, क्या ये अलग भी बिकती रहेगी या नहीं बिकती रहेगी? बिकती रहेगी। और वैसे भी मैं अगर आपको बता दूं, अगर वारंटी अलग बिकती ही नहीं होती तो ऑटोमेटिकली एक ही हो जाता पीओ। वारंटी का एक बार मैंने समझाया था। अच्छा, तो ठीक है, वो अभी याद नहीं करते। अभी के लिए ये 3 ऑब्लिगेशंस है, वाटर प्यूरिफायर और ये सर्विसिंग और वारंटी। मैं ये बोल रहा हूं अपने को वाटर प्यूरिफायर का इंडिविजुअल प्राइस नहीं पता, बिकॉज आज तक कभी वाटर प्यूरिफायर इंडिविजुअली नहीं बेचा गया, तो उसका एसएसपी नहीं पता। मैं ये आपको बोलता हूं कि मुझे ये पता है कि आपके सर्विसिंग करते हैं हम लोग, जो एक्स्ट्रा कोई आता है तो उसके लिए 1,000 चार्ज होता है, और हम वारंटी देते हैं उसके लिए 2,000 चार्ज होता है। तो अगर मैं आपको अगर मैं पूछता हूं कि वाटर प्यूरिफायर के लिए कितना चार्ज किया रहेगा, तो निकालना इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है। आप क्या कर सकते हो? यू कैन टेक अ बैलेंसिंग फिगर। इस केस में आपने जो मेथड फॉलो किया है उसको बोलते हैं रेसिडुअल अप्रोच। रेसिडुअल अप्रोच का मतलब ये होता है कि अगर आपको दूसरी चीजों के प्राइसेस पता है तो फिर एक जिसका नहीं पता उसको क्या कर लो? बैलेंसिंग फिगर ले लो। पहले यहां तक क्लियर है? अगर आपको 2 के पता है, मतलब इसके और एक का नहीं पता, तो V2 की टाइप से बैलेंसिंग फिगर की उसके लिए वो चार्ज किया रहेगा। ओके, तो मैंने यहां पे ये जो टेबल आपके सामने बनाया है, इसमें से कौन सा डिस्कस किया अभी के लिए? रेसिडुअल अप्रोच पहले डिस्कस किया है। हालांकि फॉलो करते टाइम सबसे पहले रेसिडुअल फॉलो नहीं होता, सबसे पहले ढूंढा जाता है हर एक का कैलकुलेशन की होता है कि नहीं होता, लास्ट में रेसिडुअल फॉलो होता है। अब समझते कुछ मेथड्स के बारे में, कुछ अलग एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, देखो अगर आपको थोड़ा क्लियर हो तो, अगर मैं यहां से ये रब कर देता हूं, और ऐसा हो सकता है कि तीनों प्रोडक्ट इंडिविजुअली बिकते हो, तीनों प्रोडक्ट इंडिविजुअली बिकते हो। उन केस में अगर तीनों भी इंडिविजुअली बिकते हैं तो मेरे को तीनों की क्या पता रहेगी? SSP, दैट इज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। स्टैंड अलोन मतलब अकेले बिकेगा तो कितना रहेगा। और लेटस से ये 15,000 है, और या तो SSP में लेटस से ये 18,000 है, उसके बाद ये 3,000 है, तो कितना होता है आपका? 21, और ये 1,000 है, दैट कम्स टू 22,000. This is SSP. It means if I say that अगर मैं तीनों को अलग अलग से बेचता हूं तो 22,000 चार्ज करता हूं, लेकिन कस्टमर आता है और एक साथ तीनों, मतलब एक साथ मैं ये दे रहा हूं, इज इट नेसेसरी मैं 22,000 ही चार्ज करूंगा या कम करूंगा? कम चार्ज करूंगा करके। तो लेटस अभी मुझे तीनों का भी पता है वैल्यू, and I have charged 20,000 from customer. This is transaction price. This is SSP. Now how will you allocate transaction price? So transaction price is allocated based on SSP. तो यहां पे रेशियो में allocate हो जाएगा। पहले वाले में नहीं पता था एक का, तो वो क्या लिया था? बैलेंसिंग फिगर। अब यहां पे अगर सबका पता है तो जो अमाउंट मिला है अगर वो सेम होता 22,000 तो बात ही नहीं आती, बट इफ इट इज लेस देन इट तो वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई और उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, अलोकेशन करना पड़ेगा। अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, जरा भी रीड करके जरा पढ़ लेते क्या लिखा है, देखना। The allocation to each PO generally is based on what? SSP. अभी वो कनेक्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लाई SSP से, वो किया। देन SSP क्या है? It is the price at which an entity would sell goods and services to the customer. वर्ड क्या लिखा है? सेपरेटली, मतलब अलग से जब बेचने जाओगे तब जो प्राइस चार्ज होता है, दैट इज SSP। लेकिन ऐसा हो सकता है कभी कभी कंपनी अलग से बेचता ही नहीं है। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। तो उस केस में SSP कैसे निकलेगा? अब मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं, देखना। नाउ आई विल टेल यू एज टू हाउ टू कैलकुलेट SSP। SSP निकल गया तो काम इजी है, सीधा ट्रांजैक्शन प्राइस को उस रेशियो में लेके जाओ। लेकिन अभी टास्क क्या है? किसको निकालना? SSP को निकालना। अब मान लो कोई एक क्लास है, क्लास के अंदर कुछ 4 कोर्सेस चलते हैं, ABCD। 4 कोर्सेस नहीं, लेटेस्ट से 4 सब्जेक्ट्स चलते हैं। कोई एक CA, जैसे कि अगर मान लो CA फाइनल है तो फाइनल में अपने 4 सब्जेक्ट्स है ग्रुप 1 में। यू कैन से आपका FR, फिर SFM,
ऑडिट आपका फेवरेट, और उसके बाद लॉ। ओके ठीक है, तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट चलते हैं। उसमें से मैं ऐसा बोलता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि कोई क्लास इंडिविजुअल सब्जेक्ट चलाता है, तो उस केस में हर एक सब्जेक्ट की एसएसपी पता रहेगी, स्टैंडर्ड एंड सेलिंग प्राइस। हाँ, लेकिन कोई क्लास एक ऐसा भी हो सकता है जो कभी इंडिविजुअली सब्जेक्ट ही नहीं चलाता, एडमिशन लेना है तो चारों का साथ में लेने का। मतलब कोई एक ऐसा क्लास है जो कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि एफआर के लिए अगर लेना है सीधा एडमिशन पूरे ग्रुप 1 का लो या तो पूरा फाइनल का लो, लेकिन ऐसा इंडिविजुअली नहीं देंगे हम लोग। तो उस केस में मुझे बताओ, क्या हर सब्जेक्ट की एसएसपी पता चल सकती है इजीली? नहीं। इजीली मतलब सीधा ऑब्जर्वेबल है क्या? नहीं। देखो, अगर एसएसपी अलग से पता चल सकती है, क्यों? बिकॉज हम अलग अलग सब्जेक्ट चलाते हैं, तो वहां पे वो इंडिविजुअली पता चल सकती है। तो कौन सा हो गया मामले में? देखो ये हो गया ऑब्जर्वेबल सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। अगर एसएसपी निकालनी है तो पहला मेथड क्या अप्लाई करने का? अगर इंडिविजुअली बिकता है तो ऑब्जर्वेबल प्राइस कितना है, कितना दिखता है इंडिविजुअली बिकेगा तो फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट एसएसपी इज ऑब्जर्वेबल प्राइस इफ दैट प्रोडक्ट इज सोल्ड स्टैंड अलोन। ऑब्जर्वेबल प्राइस करेगा। लेकिन मान लो अगर अलग से नहीं बिकता तो हमें कहां पे जाना पड़ेगा? अदर मेथड पे। मान लो एक क्लास है जो प्रोडक्ट अलग अलग चला रहा है, तो ये हो गया ये वाला, और फिर उसने कंबाइन में कुछ डिस्काउंट दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब मान लो कोई एक क्लास है जो पूरा 4 सब्जेक्ट एक साथ चलाता है, अब उसको एक सब्जेक्ट का एसएसपी निकालना है। अब चारों सब्जेक्ट कैसा पढ़ाया जाता है? 2 महीना ये चला, 2 महीना ये चला, 2 महीना ये चला, फिर 2 महीना ये चला। अब जैसे ही एक सब्जेक्ट खत्म हुआ तो उसका रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा कि एक सब्जेक्ट खत्म हुआ है करके, पीओ डिस्चार्ज हो गया तो क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? उसका अपने को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो फिर पता तो होना चाहिए सबसे पहले उस सब्जेक्ट के लिए चार्ज कितना किया गया, मतलब उस सब्जेक्ट का क्या पता होना चाहिए? टीपी। और टीपी कैसे निकलेगा? तो एसएसपी के रेशियो में। मतलब अभी क्या पता होना चाहिए? एसएसपी। आई होप तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, समझ रहे फ्लो क्या है करके। और एसएसपी अलग से नहीं पता बिकॉज अलग से बिकता ही नहीं है। इन दैट केस हमें देखना पड़ेगा कि सेम सब्जेक्ट बाहर अगर कोई कोचिंग क्लास है, अगर वो चलाता है मार्केट में, तो वो कितने में ये करता है, और सीधा वही नहीं ले लेने का एसएसपी। उसके कंपैरिजन में हमारी गुडविल अच्छी है या बुरी है, उस हिसाब से मार्केट एडजस्टमेंट्स करने का। बिकॉज जरूरी नहीं कि हर एक का वो प्राइस सेम रहे, तो उसके हिसाब से अगर हमारी गुडविल ज्यादा है या फिर कम है तो थोड़ा बहुत मार्जिन आगे पीछे किया जाएगा। तो उस हिसाब से देखो आपको ये समझ में आता है कि अगर समझो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेबल नहीं पता है, हम सीधा चारों सब्जेक्ट एक साथ बेचते हैं। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच मतलब कॉम्पिटिटर का सेलिंग प्राइस ले लेने का और एडजस्टमेंट करने का खुद के गुडविल के हिसाब से, प्रीमियम या तो डिस्काउंट जो करना है। तो इवन दैट इज क्लियर या उसमें डाउट है? क्लियर विद दिस? ओके ठीक है। मान लो वो भी पता नहीं चल रहा है, मान लो इवन कोई कॉम्पिटिटर नहीं है जिस एरिया में आप पढ़ा रहे हो, ऐसा कोई सिनारियो कि आपके प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, देयर इज अ मोनोपोली, या फिर एनी रीजन कि कोई चांस नहीं है कि जिससे आप ये निकाल पाओ प्राइस। देन आपको ये करना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए, मतलब एफआर या फिर जो भी सब्जेक्ट है उसको चलाने के लिए आपका कॉस्ट कितना लगता है। अब ऑब्वियसली आपने जब एक ग्रुप का प्राइस डिसाइड किया रहेगा तो दिमाग में कुछ तो कैलकुलेशन किया रहेगा कि इस ग्रुप को चलाएंगे तो 1000 घंटे का काम है तो 1000 आवर्स का कितना रुपया खर्चा होता है क्लास का, और प्लस मार्जिन क्या रहेगा, कुछ तो एक कैलकुलेशन किया ही रहेगा। वैसे तो हम देखेंगे उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए उस हिसाब से कितना आवर्स लगता है और उसका क्या मार्जिन है, उस हिसाब से फिर वैसे डिसाइड करो। कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच, समझता है ये चीज। और अगर कोई भी चीज मान लो किसी एक सब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, 3 का निकल जाता है, किसी एक के लिए अगर पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वैसे यहां पे तो पॉसिबल होगा लेकिन किसी दूसरे प्रोडक्ट में अगर मैं बात करता अगर पॉसिबल नहीं होता, जैसे एसी वाला था, देन वी हैव टू गो फॉर रेसिडुअल अप्रोच कि भाई जिसका पता है एसएसपी वो निकालो और जिसका नहीं पता उसको क्या कर लो, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, तो सारी चीजें क्लियर है। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? एसएसपी। एसएसपी पता है तो सीधा रेशियो डिवाइड हो जाएगा, टीपी रेशियो में चला जाएगा उसके। अच्छा, अब बात करते हैं, मैंने देखो मतलब आपको यहां तक क्लियर है जो मैंने ये लिखा है स्टेप 4 में, और ये डायग्राम तक हमने समझ लिया। अब हमें क्या समझना है? रेसिडुअल अप्रोच इज सुटेबल ओनली इफ करके। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो मेरे को पूछना, अभी तक क्लियर है? अच्छा, बिकॉज हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको आंसर देने रहेंगे। रेसिडुअल अप्रोच इज सुटेबल ओनली इफ द एंटिटी हैव वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ एसएसपी फॉर द सेम प्रोडक्ट। चलो ये बाद में समझते हैं, पहले बी वाला समझते हैं, मतलब सेकेंड वाला, ये आपको समझ में आएगा। द एंटिटी हैज नेवर सोल्ड द गुड्स ऑन एसएसपी बेसिस।
मतलब रेसिडुअल अप्रोच तभी आएगा जब कभी एसएसपी पे गुड्स बिका ही नहीं पहले, बिकॉज अगर पहले कभी बिका है तो उसका एसएसपी पता है हमें कि इंडिविजुअली कितने पे बिकता है। जैसे एफआर कभी इंडिविजुअली चलाया ही नहीं तो हमें पता ही नहीं उसका क्या प्राइस है, तब हम लोगों ने सब मेथड निकाले। अगर अलग से चलाया होता और पता तो सीधा उधर ही आ जाता है एसएसपी, नहीं आ पा रहा इसलिए वो रेसिडुअल पे आया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है एक प्रोडक्ट का एसएसपी एक वाइड रेंज में होता है। ऐसा हो सकता है कभी कि एक प्रोडक्ट का प्राइस हम अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चार्ज करते हैं। एग्जांपल, आप दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हो, जीन्स या फिर ऐसे, मैं मॉल की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल लोकल शॉप में जाते हो या फिर कहीं बैंड्रा या फैशन स्ट्रीट पे चले गए, तो फैशन स्ट्रीट पे चले गए एफएस पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले जीन्स का बोलेंगे 2500 रुपया और देंगे 600 रुपए में भी। वैसा है, मतलब वो डिपेंड करता है कि कस्टमर कितना, आप सीधा सोचते हो 2500 का आधा बोलते 1200 में दे देगा, लेकिन देने के लिए 600 में भी दे देगा। वो डिपेंड करता है आप बार्गेन कैसा करते हो। मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स है क्या, वो क्या हो रहा है एक रेंज में है। अब वो भी ऑब्वियसली कम से कम कितने में बेचेगा उसकी एक लिमिट रहेगी उसकी भी, कि वो भाई 500 के नीचे कभी बेचेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। और ऑब्वियसली प्राइस बोलते टाइम वो 2500 का बोल रहा है तो एक मैक्सिमम लिमिट हो गया, तो रेंज क्या हो गया 500 से लेके 2500। सो इन दैट रेंज, तो हम लोग को एकदम एग्जैक्ट एसएसपी पता है क्या उसका, नहीं। दूसरे प्रोडक्ट का एग्जैक्ट एसएसपी पता है, इसका नहीं पता, तो इसका क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कुछ थोड़ा क्लियर हुआ ये, फाइन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक ही लिखा है मैंने, तो ठीक है, जितना मैंने समझाया है उसके बेस पे, थ्योरी के बेस पे, लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, देखते हैं अपने को कितना ये होता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाना। अच्छा, ऑल क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम मॉड्यूल इटसेल्फ। क्वेश्चन 40, चलो देखते हैं क्या है। अच्छा, जितना भी किया है उसमें से अगर आएगा तो ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन जो मॉड्यूल के वो आने के चांसेस है, बिकॉज नया स्टैंडर्ड होता है तो वो ऑलमोस्ट मॉड्यूल में से ही पूछते हैं। इसमें 57 क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट 99.99% प्रोबेबिलिटी कि एज इट इज क्वेश्चन इसमें से ही आ सकता है, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन ध्यान से समझना। चलो पढ़ते हैं, आप मुझे आंसर देंगे, मैं पढ़ता हूं। एन एंटिटी एंटर्स into a contract with customer to sell product A, B and C in exchange for 10,000। अच्छा, खाली मैं पढ़ता हूं तो ऐसा समझ में नहीं आता, जरा लिखते जाऊंगा तो अच्छे से समझेगा, तो देखते जाना। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे है एक एंटिटी, ओके, वो प्रोडक्ट बेचता है कस्टमर को, फटाफट पढ़ते जाएंगे और समरी बनाते जाएंगे। और इसमें वो कितने प्रोडक्ट बेच रहा है, 3, ए बी सी इन एक्सचेंज फॉर 10,000, मतलब 10,000 तीनों का मिला के लिया गया। और ऑब्वियसली तो यहाँ पे एक है बी, ए है बी है सी है, तो मेरे को सबसे पहले क्या पता करना रहेगा उनका एसएसपी, और फिर वो जो टीपी रहेगा वो उस रेशो में जाएगा। ये जो 10,000 मिल रहा है, जो कस्टमर से मिल रहा है वो टीपी हो गया। क्लियर विद दिस? ओके, नाउ यहां तक का स्टेप अपना होता है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये, और देयर इज अ ट्रांजैक्शन प्राइस। अब आएगा अलोकेशन का, तो आगे पढ़ते हैं। द एंटिटी विल सैटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। अब ये पॉइंट इन टाइम क्या होता है, तो दो चीजें मैं आपको समझाऊंगा स्टेप नंबर 5 में। कहां पे? स्टेप नंबर 5 में। एक होता है पॉइंट इन टाइम और एक होता है ओवर अ टाइम। जैसे देखो, अभी थोड़ा सा बोलूं तो मैंने प्रोडक्ट जब बेचा तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, वो हो गया पॉइंट इन टाइम कि गुड्स बेच दिया, खत्म। लेकिन जब मैं बिल्डिंग बना के बेचता हूं, तो जब मैं बिल्डिंग एक्चुअल में देता हूं तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता, थोड़ा थोड़ा करके करता हूं, उसको बोलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, पॉइंट इन टाइम में रेवेन्यू सीधा एक झटके में रिकॉर्ड हो जाएगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में वो स्प्रेड होगा, वो देखेंगे, लेकिन वो अभी स्टेप नंबर 5 में आने वाला है। आगे पढ़ते हैं। The entity regularly sells product A separately, मतलब मुझे बताओ A का ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइस पता होगा या नहीं पता होगा? पता होगा। एंड देयरफॉर द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट A के लिए अगर मैं अप्रोच बोलूं तो कौन सा रहेगा आपका? ऑब्जर्वेबल।
सेलिंग प्राइस रहेगा जिसमें वो बेचता है करके वो पता चलेगा अपने को, अलग से बेचता है। एंड द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइसेस ऑफ बी एंड सी आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, इट मींस वी हैव टू गो फॉर अदर मेथड्स। अदर में पहला कौन सा रहेगा, मार्केट असेसमेंट, दूसरा रहेगा कॉस्ट मार्जिन, अगर वो भी नहीं हुआ तो जिसका लास्ट में क्या रहेगा, रेसिडुअल करके देखते हैं। Because the standalone selling price of product B and C are not directly observable, the entity must estimate them. Estimate करना पड़ेगा, estimate के लिए दो मेथड है, देखते हैं। To estimate the standalone selling price, the entity uses adjusted market assessment approach for product B. तो B के लिए कौन सा वो अप्रोच फॉलो करता है, मार्केट असेसमेंट। मार्केट में किसका प्राइस कितना है प्लस मार्जिन करके वैसा। एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन फॉर प्रोडक्ट सी, और इसके लिए क्या फॉलो करता है, सी के लिए कॉस्ट प्लस मार्जिन। मतलब मुझे बताओ अगर तीनों का एसएसपी पता चल सकता है तो रेसिडुअल की बात आती है क्या, आती ही नहीं है, उसका तब आता जब किसी एक का पता नहीं चल सकता करके। तो आगे पढ़ते हैं। इन मेकिंग दोज एस्टिमेट्स द एंटिटी मैक्सिमाइजेस द यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल इनपुट्स। वो लाइन ठीक है, मतलब जितना उसको इनपुट मिल सकता है उसको लिया। मैक्सिमाइज द यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल इनपुट मतलब कि मार्केट असेसमेंट में सामने वाले का प्राइस लिया, प्रीमियम डिस्काउंट किया और फिर डिसाइड किया, वो सब चीजें उसने किया। द एंटिटी एस्टिमेट्स द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइसेस आर एज फॉलोज। क्या मुझे एसएसपी तीनों का पता है, यस इट इज देयर विद अस। ए का कितना है एसएसपी 5000 फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। बी का है 2500, सीधा टेबल भी पढ़ते तो भी चल जाता, ऊपर टाइम पास दिया था 2 पैराग्राफ में, हाँ। उसके बाद सी का कितना है 7500। इट मीन्स इफ आई इंडिविजुअली सेल दिस प्रोडक्ट्स इट कुड हैव गॉन फॉर 15,000, बट व्हेन कॉम्बो बना के बेचा सो आई गिव अ डिस्काउंट एंड आई गॉट ओनली 10,000 फ्रॉम कस्टमर। डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस अलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट। तो अलोकेशन करना है, इज इट इजी और डिफिकल्ट, इट इज क्वाइट इजी, यू जस्ट हैव टू अलोकेट। तो कितना आएगा फिर भी, है वैसे मेरे पास, बट मैं बोल रहा हूं तुम हाँ। तो आपको अगर ये एक समरी लिखनी हो तो ठीक है सोल्यूशन में अभी, और मैं आपको चाहिए तो पूरा वो एक आंसर भी लिखा सकता हूं। इट इज प्रेफरेबल आप खाली इतना लिख दो, फिर मैं आंसर का स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा कि वो कैसा लिखना होता है। उसमें पहले लिखना पड़ेगा कि अलोकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडअलोन प्राइसेस, उसमें ऐसा वैसा, और इसीलिए लास्ट में ये सोल्यूशन रहेगा मेन कैलकुलेशन, मार्क्स इसके ही रहेंगे। तो एक छोटा सा लिख देना, मतलब ये इतना तो लिख दो एटलीस्ट, ऐसा मत सोचना कि फिर अच्छा मैं एक चीज पूछ रहा हूं, यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट था या मल्टीपल डिस्काउंट्स थे? नहीं, वैसे बोल सकते हो मल्टीपल प्रोडक्ट के पीछे, बट डिस्काउंट एक ही दिया था 15 का 10। मैं मल्टीपल डिस्काउंट मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं ए और बी अलग से भी बेचा जाता है, ए बी सी अलग से भी बेचा जाता है। मतलब मैं कुछ अभी समझा रहा हूं, गुड्स का यहाँ पे पैकेज क्या था, ए बी सी तीनों साथ में जाएगा। मतलब सब्जेक्ट ए बी सी डी 4 सब्जेक्ट है मान लो, तो चारों का साथ में ले सकते हो। कोई क्लास ऐसे भी चला सकता है। चलो पहले इतना लिख के हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इतना लिख दो।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको क्या बोल रहा था, यहाँ पे एक ही पैकेज था। अब थोड़ा सा आगे जाके जरा समझाता हूं, देखना कभी ऐसा भी हो सकता है। अभी जरा मल्टीपल पैकेज की बात करते हैं। मल्टीपल पैकेज मतलब देखो, डिस्काउंट या तो सिंगल हो सकता है या तो मल्टीपल पैकेज में देर आर 4 प्रोडक्ट्स A, B, C एंड D। जैसे अपनी क्लासेस का बात हो रहा था, 4 सब्जेक्ट्स आर देयर, और चारों सब्जेक्ट का मान लो अपने को इंडिविजुअल प्राइस पता है, और इट कैन बी लेट अस से 30,000, 20,000, 20,000, कितना आता है ये 1 लाख। If I say I took 90,000 from customer which is transaction price, मुझे बताओ easy है या difficult है allocation? Easy है, because what I know SSP, मेरा SSP क्या है करके। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे सीधे ग्रुप में बेच रहा हूँ ABCD करके। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है, देखना ये तो करते ही हम लोग। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्लासेस का एक ऐसा पॉलिसी है, ये और ये सब्जेक्ट A और B बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं मार्केट में, बच्चे इसके लिए ऐसे ही आ जाते हैं, तो इसको कॉम्बो में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अलग से भी चलते हैं A और B। और जब C और अपना D है ना, वो कॉम्बो में भी जाता है। मतलब कॉम्बो देखो 2 है, एक 4 सब्जेक्ट का और एक 2 सब्जेक्ट का। एक कॉम्बो क्या है, एक तो आप चारों ले लो साथ में, या तो दूसरा कौन सा है, कॉम्बो में देखने जाओगे तो C और D साथ में ले लो। क्लियर विद दिस? अगर आप C और D साथ में लेते हो तो इस कॉम्बो के अंदर जो आपका TP होता है, ट्रांजैक्शन प्राइस, लेट अस से दैट इज 30,000। और आपने एक और कॉम्बो बनाया है 2 सब्जेक्ट के बाद, कितना, एक 4 सब्जेक्ट का, जिसमें आप चार्ज करते हो कितना मालूम है अभी टोटल, ये 2 सब्जेक्ट का हो गया, और 4 का अगर मैं बोलूं तो यू चार्ज 90,000। मतलब जैसे आप प्रैक्टिकली भी आपने देखा है कि 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो एक साथ लेके वो करते, तो वैसा यहाँ पे C और D साथ में जा रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट इतने नहीं चलते, तो लॉ और ऑडिट जैसे यहाँ पे है वो C और D, तो साथ में उसका कॉम्बो हो सकता है, एंड विच इज फॉर हाउ मच 30,000 करके, और सीधा एक ग्रुप भी आप ले सकते हो 90,000 में उस क्लासेस से। नाउ हाउ द क्लासेस विल डिसाइड इट्स SSP या फिर अलोकेशन कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द क्वेश्चन। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको समझ में आता है A और B पे कोई डिस्काउंट है ही नहीं, और C एंड D जिसका 40,000 था, 40 का 30 दे रहे, और तुम चारों साथ में लो तो भी क्या हो रहा है, वो मतलब 1 लाख का 90,000 है। मतलब एक्चुअली में इस बार 90,000 चारों में जाना चाहिए, या फिर पहले 10,000, मतलब अगर मैं बोलूं A है, B है, C है और D है, और मैं आपको पूछता हूं TP बताओ, तो TP का कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए? पहले एक स्मॉलर ग्रुप को अलोकेट करना चाहिए। पहले किसको करना चाहिए? एक स्मॉलर ग्रुप को। लाइक आई विल से C एंड D इज देयर हुज SSP is 40,000, and for that matter I have got 30,000, so accordingly it would be 15,15. So I got transaction price of this. Then rest is charge. I have charged 60,000 extra for A and B, और A और B का SSP भी क्या आता है, A और B के लिए अगर मैं बात करूं, I charge 60,000 और SSP भी उतना ही है उसका, और TP, तो इट शुड बी 30-30। क्या इसमें कोई डाउट है? ये भी क्लियर होता है। मतलब अगर एक छोटा पैकेज रहेगा डिस्काउंट वाला, तो पहले छोटे पैकेज का डिस्काउंट अलोकेशन करके उसका TP निकालो, फिर बड़े वाले पैकेज पे जाओ। कुछ बोलने का थोड़ा बहुत क्लियर हुआ जो मैंने बोला? अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता था कि ये 90,000 ना चार्ज करते हुए थोड़ा और कम चार्ज करे। मतलब आपको समझ में आता है, मैं ये बोल रहा हूं कि जरूरी थोड़ी 90, इट कुड हैव बीन 80,000 ऑल्सो। तो देन आई वुड हैव सेड कि ये जो A है, B है, C है और D है, इसका 15-15 तो होता ही है, ऊपर से फिर वो चारों को अपॉर्चनमेंट हो जाता। अब A और B में भी डिस्काउंटिंग वगैरह करना पड़ता अगर होता तो, बिकॉज कम पैसा आ रहा है करके, तो फिर वो जो आ रहा है इसमें ये आपका रेशियो में चला जाता अपना, कितना, ये 80,000 करके, फिर वो उस रेशियो में चला जाता। क्लियर है वो चीज? अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 41 पे आना, और फिर उसको लिखते देखते। अब उसमें कितना अपना
क्लिक होता है करके आंसर। क्या हुआ? बंद? हाँ, रिमोट इधर है क्या? नहीं। अच्छा, रिमोट लेके गया वो। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 41। जरा देखते हैं क्या है। जस्ट अ सेकेंड। एसी का रिमोट बहुत ज्यादा ये हो गया है। एक सेकेंड। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं। आप ही आंसर बता दोगे क्वेश्चन 41 का भी। क्वेश्चन 41 पहला वाला तो काफी इजी था, सीधा वो अलोकेशन करना था। अच्छा, और 41 अलोकेटिंग अ डिस्काउंट, आप देख भी सकते हो हेडिंग क्या है, अलोकेटिंग अ डिस्काउंट मतलब इसमें कुछ क्या है, डिस्काउंट भी है करके। और 40 था बेसिक अलोकेशन मेथोडोलॉजी की, वो 3 मेथड थे उसके लिए। एन एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड individually thereby establishing the following standalone selling prices। अब मैं अगर यहां पे बोलता हूं तो देखते जाना, entity is there and obvious entity है तो कस्टमर भी रहेगा जिसको गुड्स बेचता है करके, और वो कस्टमर को कितना प्रोडक्ट क्या क्या बेचता है, एक्स वाई और जेड। क्या मुझे तीनों का एसएसपी पता है क्या? हाँ, इस बार इस पे मगजमारी नहीं की, बोला इंडिविजुअली जाता है मतलब ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइस आ जाएगा। ये रिमोट इधर ही रख देना, मतलब ऐसा नहीं हर आधे घंटे बाद घर में भी हो जाएगा, वैसा है। अच्छा, क्या मुझे ये इसका ये पता, ये 50,000 है स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस, इट इज 25,000 25K। इफ आई टर्न द पेज तो आपका नेक्स्ट पेज पे है Z का 45,000। अच्छा, टोटल कम्स टू 1,20,000 विच इज SSP करके। ओके, अब इसका मेथड पे दिमाग नहीं लगाना है अपने को। आगे, इन एडिशन द एंटिटी रेगुलरली सेल्स Y एंड Z टुगेदर फॉर 50,000। मतलब कंपनी ऐसा तो बेचता ही है बट अलग से Y और Z कितने में जाता है आपका? 50,000 में। अच्छा, Y और Z goes for it is sold for 50,000। ओके, केस ए, इस क्वेश्चन में हाउ मेनी केसेस आर देयर? देयर आर 3 केसेस, यू कैन जस्ट मार्क देम। एक केस ए है, फिर कुछ एक पैराग्राफ के बाद केस बी है, और उसके बाद एक केस सी है। तो तीनों आपके यहां पे अप्रोच क्लियर हो जाएंगे करके, अगर क्या हुआ तो क्या, क्या हुआ तो क्या। केस ए तो यहां पे लिखा है अलोकेटिंग अ डिस्काउंट टू 1 और मोर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। तो एक से ज्यादा इस पे अपने को अलोकेशन करना है। लिखा है द एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू सेल एक्स वाई एंड जेड इन एक्सचेंज फॉर 1 लाख। कंपनी, मुझे बताओ, खाली वाई और जेड बेचता तो क्या काम डिफिकल्ट था क्या? नहीं, खाली वाई और जेड बेचता ऐसा बोलता तो मैं क्या करता, मैं ऐसा बोलता कि सर ये वाई और जेड का एसएसपी है ना इतना है, 25,000 45,000, दैट टोटल कम्स टू। और कंपनी चार्ज कितना कर रहे हैं मालूम है सर? इसका ट्रांजैक्शन प्राइस 50,000, मतलब ऑब्वियसली एक्स और इसके लिए कितना चार्ज करता रहेगा मुझे बताओ। ये टीपी 17 32,143। मतलब मुझे बताओ y और z का फिक्स हो गया कितना एक्चुअली में टीपी है करके मार्केट का, जो हम रिकवर करते हैं। आगे तो ये मुझे पता चल गया। आगे द एंटिटी विल सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिग। अच्छा, और लेकिन एंटिटी बेच कितना रहा है इस बार? 2 बेच रहा है कि 3 बेच रहा है? 3 बेच रहा है। 2 बेचेगा तो हमें टीपी पता है, भी 3 में पढ़ते हैं। द एंटिटी विल सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। अगेन ये मैं आपको समझाऊंगा कि एक एक सर्विस अलग अलग सी दी जाती है। और प्रोडक्ट Y एंड Z एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है Y और Z साइमल्टेनियस चले, मतलब मॉर्निंग में 3 घंटा एक कोर्स, फिर इवनिंग में लॉ का, तो एक साथ बैच खत्म होगा। या फिर जो भी, या फिर एक साथ दोनों डिलीवर किया जाएगा। Y और Z 2 प्रोडक्ट है, मान लो 2 मशीन से एक साथ दे दिया करके, तो वो एक साथ दे देंगे सेम पॉइंट इन टाइम। ठीक है, डिटरमाइन द अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू Y एंड Z।
अगर मैं वाई एंड जेड की बात करता हूं तो क्या मुझे पता ये अलोकेशन क्या है? पता है। क्लियर विद दिस? मुझे पता मैं कस्टम अगर मैं 3 प्रोडक्ट बेच रहा हूं, 3 प्रोडक्ट का कितना चार्ज कर रहा हूं? 1 लाख रुपया। तो अब मुझे पता ना एक्स का टीपी कितना रहेगा, मुझे वाई जेड का तो पता है 50,000 ही रहेगा, बिकॉज इतना ये जो है ट्रांजैक्शन प्राइस वाई जेड का है और मैं कितना चार्ज कर रहा हूं? 50 एग्जैक्टली चार्ज कर रहा हूं, तो पूरा किसका है? एक्स का ही है। तो x का TP इज इक्वल टू कितना रहेगा? x का TP इज इक्वल टू 50K ओनली, विच इज नथिंग बट आई कैन से 1 लाख माइनस 50,000 करके वो जो आया। अच्छा, ये वाला 50 लेस किया और ये 50 कौन सा था? ये फिर वो बचा हुआ एसएस ये आ गया अपना। और ये क्यों सेम आया? बिकॉज वो अपना ये भी सेम है, SSP भी सेम है। कुछ डाउट है इसमें? नहीं। तो क्लियर विद दिस। केस बी करते हैं जरा। केस बी में ध्यान देना, अब आप बताना, मैं आपको पढ़ के समझाता हूं। द एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू सेल एक्स वाई एंड जेड एज डिस्क्राइब्ड इन केस ए। मतलब दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ केस ए, ये तो करना ही है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट अल्फा। मतलब दिस टाइम आई कैन से दैट देर आर हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, तो आई कैन से एक्स वाई जेड एंड देर इज वन मोर एडिशन अल्फा करके। ओके तो अल्फा करके, और इसमें अगर हम देखें आगे पढ़ते हैं, द टोटल कंसिडरेशन इज 1,30,000। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस फॉर प्रोडक्ट अल्फा इज हाईली वेरिएबल बिकॉज द एंटिटी सेल्स प्रोडक्ट अल्फा टू डिफरेंट कस्टमर्स फॉर अ ब्रॉड रेंज ऑफ अमाउंट 15,000 to 45,000। तो सबसे पहले ए, बी और सी की क्या मुझे एसएसपी पता थी? हाँ। और बेस्ड ऑन दैट क्या मैंने उसका टीबी भी एलोकेशन किया था? यस। Do I know the SSP of Z? Do I know the SSP? I'm not saying TP. Do I know the SSP of Z? No. Sorry, Z नहीं, sorry मैं गलती से Z बोल रहा हूँ, XYZ में लास्ट Z आता है, अल्फा। Do I know the SSP of alpha? No, it is not there because वो कभी भी एक प्राइस पे नहीं बिकता है, कभी भी नहीं बिका गया, और जब भी बिकता है एक रेंज में बिकता है, और वो रेंज क्या है? 15,000 से लेके 45,000 के रेंज में बिकता है। Determine the standalone selling price of product of X, Y, Z and alpha using, लिखा भी है इसलिए कौन सा अप्रोच बोला है? रेसिडुअल अप्रोच, और ऊपर लिखा भी है हेडिंग, रेसिडुअल अप्रोच इज अप्रोप्रिएट। और ये रेसिडुअल अप्रोच कौन से प्रोडक्ट के लिए लगाना है आपको? अल्फा। क्लियर विद दिस? अब मुझे बताओ एक्स वाई जेड, अच्छा मुझे बताओ जेड का, सॉरी जेड नहीं, अल्फा का टीपी कितना रहेगा? 30,000। डाउट है या समझ में आता है? वो एक्स वाई जेड का पैकेज का 1 लाख था टीपी। नाउ आई एम एडिंग वन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एंड फॉर दैट आई एम सेइंग 1,30,000 यू हैव टू पे। उसका रेंज में भी वो है, जस्ट बिकॉज वो एवरेज आ रहा है इसीलिए नहीं, 15 और 45 का, वो कहीं पे भी आता तो चलता, 15 से लेके 45 के बीच में। तो ये समझते हैं? तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे अगर मैं पूछता हूं अभी अल्फा का एसएसपी क्या रहेगा, एसएसपी भी वो हो जाएगा। अभी एसएसपी तो उसका एक्चुअल में नहीं पता, एसएसपी का रेंज है, लेकिन मुझे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए एसएसपी में इंटरेस्ट भी नहीं, मुझे किस में इंटरेस्ट है? टीपी में। तो यहां पे इस प्रोडक्ट का एसएसपी और टीपी अल्फा का कितना हो जाएगा मालूम है आपका? 30,000। कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में मैंने उसको 30,000 में बेचा है और वो उसका टीपी उससे रिकवर किया है करके। ऐसा क्यों हो रहा है? और तो ये भी आप बस एक वो लिखना रहेगा तो छोटा, पहले सबसे पहले इसमें कुछ ऐसा लिखा था आपने या नहीं लिखा था अभी तक? कुछ नहीं लिखा। चलो तो पहले थर्ड वाला भी डिस्कस कर लेते, फिर एक साथ ये करते। द सेम फैक्ट्स इन केस बी अप्लाई टू द केस सी। मतलब अगेन सी इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ बी, एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन प्राइस इज 1,05,000 इंस्टेड ऑफ 1,30,000। अब आपको कुछ गड़बड़ लगनी चाहिए। रेंज में आ रहा है क्या? 5,000। इफ यू टेक बैलेंसिंग फिगर
कि 1,05,000 माइनस 1,00,000 ऊपर का XYZ का, तो 5,000 इसका लिया। अब एक्चुअल में आप देखने जाओ तो अल्फा के लिए 5,000 लिया रहेगा या फिर इस कॉम्बिनेशन में सारों के ऊपर डिस्काउंट आएगा। खाली अगर आप बैलेंसिंग फिगर लेते हो ना 5,000 करके, तो आप पूरा डिस्काउंट अल्फा पे अप्लाई कर रहे हो, विच इज एक्चुअली रॉन्ग देन, बिकॉज इट इज नॉट विद इन रेंज। तो दिस ऑब्वियसली मतलब तूने अल्फा 5,000 में नहीं दिया रहेगा, तो अब क्या होगा, 1,05,000 फिर अभी स्प्रेड आउट होगा XYZ और अल्फा का क्या ढूंढना पड़ेगा, SSP। और अब वो रेसिडुअल से नहीं ढूंढा जाएगा, उसको किसी दूसरे अप्रोच से ढूंढना पड़ेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो XYZ और अल्फा है, पहले ये समझता है कि ये गलत होता अगर यहां पे आप 5,000 करते तो ऊपर का 1,00,000 है और आपको 1,05,000 मिला है। द रीजन इट इज नॉट विथ इन रेंज, नॉट इन रेंज, तो वो गलत होता। तो इसका मतलब ये 1,05,000 रुपया अब एक्चुअल में रेशियो में जाएगा, भी XYZ का भी ये चेंज हो जाएगा TP, बिकॉज पैसा कम लिया है तो उसके लिए भी वो डिस्काउंट अभी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे को पहले उसके लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, अल्फा का SSP ढूंढना पड़ेगा। और फॉर दैट मैटर नो, बिकॉज रेसिडुअल कैन नॉट बी फॉलो, वी हैव टू गो फॉर अदर मेथड्स। ना मार्केट में ऑब्जर्वेबल है तो ठीक है, वो उसका नहीं पता चल रहा है तो कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्लाई कर लो, अगर वो नहीं, और फिर वो 1,05,000 को चारों में डिस्ट्रीब्यूट करो करके। तो बस वो लिखना रहेगा वो थियोरिटिकली। तो अगर इसका कुछ लिखाऊं या फिर सीधा प्रिंटेड सॉल्यूशन दे दूं तो भी ठीक है। KC लिख देते, चलो KC यहां पे अभी लिखना है तो लिख देते हैं। बट डायरेक्टली KC समझेगा क्या, वैसे लिखना यूजिंग द रेसिडुअल अप्रोच, using the residual approach, transaction price of alpha is 5,000. हाउ कम, तो अगर ये बस बताना हो तो दिस इज 1,05,000, ये मैं TP ही लिख रहा हूँ। ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब जो आपको मिला है 1,05,000, ये 50,000 है, और B का कुछ तो था 17,857, 32,143, ये D कहाँ से आ गया, ये D नहीं है, अल्फा है, और अल्फा का बैलेंस कितना आता है 5,000, बिकॉज ऊपर के 3 का टोटली 1,00,000 था, अगर आपको याद रहे तो वो मैंने लिखा दिया बराबर। अब एक पैराग्राफ लिखना, दिस कैन नॉट बी टेकन एज अलोकेशन टू अल्फा, दिस कैन नॉट बी टेकन एज अलोकेशन टू अल्फा एज इट डज नॉट फेयरली डिपिक्ट as it does not fairly depict the consideration, as it does not fairly depict the consideration that the entity expects from the sale of alpha. ब्रैकेट में 15,000 to 45,000। मैं वापस पढ़ता हूं, this cannot be taken as allocation to alpha as it does not fairly depict the consideration that the entity expects from the sale of alpha। थोड़ा घुमा फिरा के लिखा गया है, बट ठीक है, मैं आपको अगर एकदम उसको ट्रांसलेट करके बोलूं तो based on above calculation I got the value of TP of alpha is 5,000, but if you say generally I sold within range of 50 to 45, so actually this is not the fair price अगर आप देखने जाओ, तो इसलिए लिखना नेक्स्ट पैराग्राफ पे, hence the residual approach is not appropriate, the residual approach is not appropriate and the price of alpha
and the price of alpha needs to be calculated and the price of alpha needs to be calculated using another method. Price of alpha needs to be calculated using another method. अच्छा, जो वो बोला था वो अभी उसमें समझ में आया कि वी हैव टू यूज द अनदर मेथड करके वैसा। तो ऐसे सॉल्यूशन थोड़े लंबे लंबे रहेंगे, इसलिए मैं आपको लिखा नहीं रहा था, मैंने बोल दिया था सारा, बट आई विल जस्ट गिव यू द सॉल्यूशंस डायरेक्टली। आप चाहो तो हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं वैसे ऐसे, हाँ, बट देन इट विल टेक टू मच टाइम, मतलब 4 घंटे में से 1.5 घंटा खाली लिखने में जाएगा ऐसा, और तुम भी पक जाओगे। तो इट इज प्रेफरेबल आई विल जस्ट डिस्कस दिस, और ये सीधा मॉड्यूल का ही लैंग्वेज है। स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा करूं, बट इट विल टेक सम टाइम। तो वैसा है, तो सीधा मॉड्यूल का मेरे को देना पड़ेगा सोल्यूशन, वैसा है। आई विल ट्राई कि मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे सकूं स्टैंडर्ड्स की, सीधा ऐसे ही लिख दो करके पॉइंट वाइज। अच्छा, तो एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ अभी तक इसके अंदर। अच्छा, एक बार खाली रिवाइज करते जरा देखना इसमें। सबसे पहले अलोकेशन मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस को पीओ में अलोकेट करना है। अलोकेट करने के लिए क्या पता होना चाहिए? एसएसपी। टीपी को अलोकेशन करने के लिए एसएसपी पता होना चाहिए। एसएसपी मतलब जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइस, जो मार्केट में बेचा जाता है, अलग से बेचा जाता है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा टेंशन कम है। लेकिन अगर प्रोडक्ट अलग से नहीं बेचा जाता तो क्या करना पड़ेगा? मार्केट में दूसरा कोई बेच रहा है, उसके अंदर हम लोग मार्केट असेसमेंट अप्रोच बोलेंगे, और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे प्रीमियम या गुडविल के, मतलब प्रीमियम या फिर डिस्काउंट करेंगे, प्राइस को बढ़ाएंगे, कम करेंगे। और हम क्या ढूंढ रहे? टीपी नहीं ढूंढ रहे, हम एसएसपी ढूंढ रहे हैं। देन व्हेन आई से कॉस्ट प्लस मार्जिन, तो हम कितने में गुड्स बनाते हैं नॉर्मली, और हमारा मार्जिन, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा एसएसपी क्या है अलग से बेचने का, या फिर लास्ट स्टेप कौन सा है? रेसिडुअल अप्रोच। लेकिन व्हेन यू फॉलो द रेसिडुअल अप्रोच यू नीड टू टेक केयर वन थिंग कि आपका जो प्राइस आता है तब वो इट शुड बी विद इन रेंज। अगर विद इन रेंज नहीं आ रहा है तो आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब रेसिडुअल अप्रोच इज अप्रोप्रिएट इन मेनी केसेस, और अगर वो विद इन रेंज नहीं है तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको दूसरा ही अप्रोच फोर्सफुली फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, नाउ इन दैट केस वंस यू गेट द एसएसपी, आपका काम क्या है? टीपी को क्या करना? अलोकेट। लेकिन अलोकेट करते टाइम जरूरी नहीं कि एक ही पैकेज हो। एक ही पैकेज हो तो सिंपल अलोकेट करके बात खत्म होती है, लेकिन एक बड़े पैकेज में कुछ छोटे पैकेज भी है, तो पहले क्या करने का? छोटे पैकेज का टीपी ढूंढने का और उसके हिसाब से करने का। एक पैकेज आप बनाओ तो फिर एक अलग से प्रोडक्ट आता है, और अलग से प्रोडक्ट आता है, उसका एसएसपी पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एसएसपी नहीं पता चल रहा है तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं? रेसिडुअल अप्रोच, जैसे यहां पे किया। क्लियर? और वो इट शुड बी विद इन रेंज करके। और मान लो विद इन रेंज नहीं आ रहा तो मतलब गलत है कि रेसिडुअल अप्रोच ही गलत हो जाएगा यहाँ पे। इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल लुक फॉर दैट मार्केट असेसमेंट वगैरह, कहीं ना कहीं से कुछ करो, लेकिन रेसिडुअल अप्रोच आप नहीं फॉलो कर सकते बिकॉज वो इनअप्रोप्रिएट है। और अलोकेशन वाला स्टेप कब आएगा? व्हेन देयर आर डिस्टिंक्ट या फिर मल्टीपल पीओज। एक ही रहेगा तो अलोकेशन क्या करना। अच्छा, तो अभी तक का क्लियर है जो भी हमने किया। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 हो गया है, 42 पे आते हैं। अच्छा, 42 मैंने समझाया नहीं है, एक वेरिएबल कंसीडरेशन से कनेक्टेड है वैसे, बट ठीक है, पढ़ते पढ़ते भी हम समझ सकते हैं, बट एक थोड़ा सा सुन लेना। कभी कभी क्या होता है, एक होता है कंस्ट्रक्शन और एक होता है ऑपरेशन करके। मैं आपको समझाऊंगा कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके एक होता है, सर्विस अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करके, जैसे ये टोल नाका वगैरह होता है, तो वो एकदम डिटेल में समझेगी। लेकिन कुछ अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन हम समझने वाले, एकदम लास्ट में रहेगा वो। लेकिन अभी एक समझो, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ऐसा है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को रोड या फिर हाईवे वगैरह बनाने का है, हाईवे बनाने का है, लेकिन वो खुद लोगों को अपॉइंट करे, किसी कॉन्ट्रैक्ट को फिर खर्चा करे, ये सब करे, तो वो ठीक नहीं लगता। और फिर गवर्नमेंट लोगों से पैसा कलेक्ट करे, ये गवर्नमेंट को ही ठीक नहीं लगता उसका। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि किसी एक पार्टी को बोलता है तो इस जगह पे रोड बना, इस जगह पे रोड बना, तेरा खर्चा होगा माना, ठीक है। वो खर्चा होने के बाद जितना भी खर्चा होगा उसका हम तेरे को अभी पैसा देंगे, थोड़ा सा कॉस्ट प्लस समथिंग कुछ, या तो फिर देयर आर वेरियस एग्रीमेंट्स। चलो मैं एक ऐसा बोलता हूं कि तू खर्चा कर, हम पैसा नहीं देंगे। उसके बाद
4 साल के बाद जब ब्रिज बन जाएगा या फिर हाईवे बन जाएगा, वहां पे फिर तू लोगों से पैसा कलेक्ट कर, क्योंकि तूने ये ब्रिज पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाया और तेरा खर्चा हुआ है, तो पब्लिक से कलेक्ट कर। तो गवर्नमेंट ने क्या दिया, हमें राइट दिया पैसा कलेक्ट करने का। तो वो टोल चार्जेस जो आप पे करते हो कि तू 5 साल तक टोल चार्जेस कलेक्ट कर और तेरा पैसा एक बार जमा हो जाएगा और बाद में फिर तू हमको ये रोड दे देना, तो उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं करके। इसको बोर्ड BOT भी बोलते हैं, बिल्ट एंड ऑपरेट करके। बट इतना ज्यादा डिटेल में भी नहीं समझते। मैं बोलता हूँ 2 फेजेस है, एक है कंस्ट्रक्शन और एक है ऑपरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले रोड बनाया जाएगा और फिर ऑपरेट करके लोगों से क्या किया जाएगा, पैसा कलेक्ट। मुझे बताओ क्या ऑपरेट करने में भी कभी खर्चा होगा या नहीं होगा? होगा। उसमें भी खर्चा होता है कि ऑफिसर वहां पे रखना पड़ेगा, वो कलेक्ट करने के लिए अकाउंटिंग करना पड़ेगा। मैं ये बोलता हूँ कंस्ट्रक्शन का एक फेज है और एक ऑपरेशन का। गवर्नमेंट से 2 चीजें मिली है, तो यहाँ पे एक्चुअली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 अलग अलग हो जाएंगे, एक कंस्ट्रक्शन अलग और उसका पैसा, फिर एक आपका ऑपरेशन से कनेक्टेड कुछ है करके। आप 2 सर्विस दे रहे हो। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन में एक चीज ऐड किया हुआ है, कौन सा, वेरिएबल कंसिडरेशन। अच्छा, ये भी आपको याद रहेगा कि नॉर्मली 4 साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हो तो 4 करोड़ मिलेगा मान लो ऐसा, और अगर 4 साल से पहले करोगे तो कुछ ज्यादा मिलेगा। तो अगर हमें लगता है हम जल्दी करेंगे तो उसका बोनस रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? होगा। तो हम वेरिएबल कंसिडरेशन खाली कौन से वाले लेग में जाएगा, कंस्ट्रक्शन के, क्या उसको ऑपरेशन वाले में भी लेके जाएंगे क्या? नहीं। तो वेरिएबल कंसिडरेशन जिससे कनेक्टेड है ना पीओ से, उसी पीओ में लेके जाने का, सारे पीओ में एलोकेशन नहीं करने का उसका। मतलब इफ वेरिएबल कंसिडरेशन इज देयर, इट शुड नॉट बी अलोकेटेड इन ऑल डिफरेंट पीओज, इट शुड बी अलोकेटेड इन दैट पीओ टू विच इट रिलेट्स। चलो, तो एक क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन 42, तो वो भी अपना एक पार्ट खत्म हो जाएगा, 41 हो गया है। तो चलो पढ़ते क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with customer for 2 intellectual property licenses, license A and B। तो कुछ आप licenses के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, which the entity determines to represent 2 performance obligation each satisfied at a point in time। मतलब आप कुछ 2 लाइसेंसेस देने वाले हो सामने वाले को, ए और बी करके, और ये दोनों अलग अलग लाइसेंस है, किसी भी चीज के रहेंगे। और ए लाइसेंस एंड बी लाइसेंस की प्राइस कितनी है, 16 लाख और 20 लाख। तो देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 42। देयर इज एन एंटिटी, मैं ई लिख देता हूं, देयर इज कस्टमर, एंटिटी इज प्रोवाइडिंग 2 पीओज, एक ए है और एक क्या है, बी। और ए का क्या मुझे SSP पता है या नहीं पता? तो फॉर ए आई जनरली चार्ज 16 लाख रुपीज, फॉर बी इट इज 20 lakhs, सो टोटल आई चार्ज 36 lakhs। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। द एंटिटी ट्रांसफर्स लाइसेंस बी एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांसफर्स लाइसेंस ए आफ्टर 1 month। तो अगर मैं बात करता हूं लाइसेंस ए की और लाइसेंस बी की, तो लाइसेंस कौन सा कब जाता है? तो मुझे बताना ए वाला लाइसेंस कब जाएगा, ए वाला कब बोला है, द एंटिटी ट्रांसफर्स, कहां पे पड़ा, द एंटिटी लाइसेंस बी एट द इंसेप्शन, ये कब जाएगा आपका, इंसेप्शन पे। और ये कब जाएगा, 1 month लेटर, 1 महीने के बाद जाएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। केस ए, वेरिएबल कंसिडरेशन अलोकेटेड एंटायरली टू 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब इसमें अगर आप देखोगे 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, द प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ 16 lakh एंड फॉर बी इज द कंसिडरेशन इज 3% ऑफ द फ्यूचर sales of the product that use license B for the purpose of allocation. The entity estimates its sales based royalties, that is variable consideration, to 20 lakhs. Allocate the transaction price। कुछ समझा पढ़ के या कुछ नहीं समझा? मैं आराम से पढ़ता हूं तो समझेगा आपको। अगर मैं बोलता हूं ए लाइसेंस है और बी लाइसेंस है, मुझे बताओ ए और बी में से किसका अमाउंट फिक्स्ड है, ए का, दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस अमाउंट, सो इट इज फिक्स्ड अमाउंट।
फिक्स्ड कंसीडरेशन कि 16 लाख रुपया मिलेगा। और बी का जो 20 लाख आया, ये आया कैसे मालूम है? इट इज़ लाइक मान लो आप ऑथर हो, आपने सामने वाले को मतलब अपना ये कॉपीराइट का वगैरह ये दे दिया, बोला ये लो मेरा कंटेंट ले लो, आप यूज़ कर सकते हो, और इससे जो भी प्रोडक्ट बिकेगा उसका सेल्स का कुछ परसेंटेजेस मिलेगा। तो मैंने एस्टिमेट किया कि मैंने इसको 2 साल के लिए प्रोडक्ट दिया है, मतलब ये कॉपीराइट दिया है या फिर पेटेंट अपना दिया यूज करने के लिए, तो उसके सेल्स का परसेंटेजेस लगाने के बाद मुझे कितना मिलेगा, तो कितना आया हुआ है 20 लाख। और वो कैसे, तो कितना परसेंट वो भी लिखा हुआ है 3%, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, 3% ऑफ सम वैल्यू करके कितना आया है 20 लाख आया करके। तो ये कौन सा अमाउंट है एक्चुअली में? वेरिएबल। अच्छा आगे पढ़ते हैं, अलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो इस केस में वैसे देखने जाओगे तो कुछ डिफिकल्टी है या काफी इजी? अगर मैं बोलता हूं ए का टीपी कितना है और बी का टीपी कितना है, और तो जो भी आपका वही सेम टू सेम 16 लाख और 20 लाख है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, बस उस हिसाब से रिकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे पहली चीज इसके लिए खाली एक चीज चेक किया जाता है, इट शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, मतलब देयर शुड नॉट बी अनसर्टेनिटी। मतलब ऐसा मैंने समझा था, कोई प्रोजेक्ट है तुम पहली बार कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है तुम जल्दी कर दोगे, तो दैट इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। जैसे आप एग्जाम दे रहे हो फाइनल का वैसा, तो दैट इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। वैसा अगर याद आता है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट मतलब कि कुछ तो डाउट है या फिर अनसर्टेनिटी कि भाई ये नहीं होगा करके, थोड़ा याद आता है वैसा। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ये वेरिएबल और ये फिक्स है। अगर लेकिन आगे देखो भी मैं क्या बोलता हूं, अब कुछ अलग करके दिया हुआ है यहां पे, केस बी पढ़ते हैं। द प्राइस स्टेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट ए फॉर कॉन्ट्रैक्ट ए इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 6 लाख। नॉर्मली ए और बी का एसएसपी कितना है? 16 लाख और 20 लाख है। अच्छा मुझे ये बताना, ये जो पैसा है, सबसे पहले मैंने बी का सर्विस अभी दिया है या मैं बाद में दूंगा? नहीं, सर्विस मैंने मेरा अभी डिस्चार्ज कर दिया है, जो मेरा पीओ था। एज अ ऑथर आई गिव माई कंटेंट टू पब्लिशर, हैव आई डिस्चार्ज माई पीओ? यस, but he will pay me in future once he receives something, and that consideration is variable. But have I discharged my PO? Yes, I have. Now मेरे को कुछ परफॉर्मेंस नहीं देना है, मैंने दे दिया, वो बेचेगा और मेरे को पैसा देगा। अब यहां पे मुझे बताना, तो ये जो बी है ये कौन सा है? वो ऑथर वाला है कि बी ने अपना वो कंटेंट दे दिया है और इंसेप्शन पे उसका क्या खत्म हो गया है? पीओ, भाई उसने दे दिया कंटेंट। और ए वाले केस में कंटेंट कब, या फिर कंटेंट नहीं है यहाँ पे फिक्स है, तो कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ मशीन बेच रहा हूं मान लो मैं, तो वो कब बेच रहा हूं मैं? 1 महीने बाद, और उसका कितना मिलेगा? 16 लाख। कुछ भी डिफिकल्टी हो तो बोलना, हम बाद में ये मतलब कर सकते हैं, बट आपको समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि पैसा बाद में मिलेगा, मतलब हम सर्विस भी बाद में दे रहे, सर्विस अभी दे रहे, पैसा बाद में थोड़ा थोड़ा करके मिलने वाला है। और इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था अगर थोड़ा याद है तो, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन में, कि जनरली जिस दिन पीओ होता है उसी टाइम पे टीपी होना चाहिए। द गैप शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12 मंथ्स। बट इफ आप आज पीओ दे देते हो सर्विस और आपको पैसा 1 साल बाद मिलता है, जैसे कि आपने गुड्स बेचा और आप बोलते हो 2 साल बाद पैसा देना, तो समवेयर डाउन द लाइन यू आर कलेक्टिंग इंटरेस्ट ऑल्सो, तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन। तो तब मैंने ये एक्सेप्शन में लिखाया था कि द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन इज सच, यहां पे ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें अगर सामने वाला आपको पैसा कस्टमर से कलेक्ट करने के बाद दे रहा है, तो इस केस में इसको हम इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ही ऐसा होता है कि नॉर्मली पैसा गुड्स बेचने के बाद वहां से वो देगा करके। भले आज आपने उसको कॉपीराइट दे दिया, ऐसा कुछ सारा लिखाया था मैंने, उसका मैं एक बड़ा सा एक डायग्राम बना के दूंगा इस इंडेक्स 115 का, जिससे आप 1.5 घंटे में पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज कर पाओ। एक ऐसा बड़ा सा चार्ट कि 5 ये रहेंगे और हर एक के अंदर क्या क्या केसेस है करके, बट पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं पूरा अच्छे से। चलो वो छोड़ दो, लेकिन अभी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग वाला, इवन हम लोग एज अ प्रिंसिपल एज अ एजेंट ऐसा भी कुछ किया था कभी,
प्रिंसिपल ग्रॉस में रिकॉर्ड करता है रेवेन्यू या नेट में? ग्रॉस। मैं ओनर हूं ना, तो मैं गुड्स, और एजेंट नेट कमीशन रिकॉर्ड करता है। अरे बताया था, या तो लॉजिक से समझ में आता है, वो बताया था नहीं बताया था छोड़ो। मैं एजेंट हूं, मैं दो पार्टीज को मिलाता हूं घर बेचने के लिए, तो मैं क्या एक पहले एक परचेज बुक करूंगा, एक सेल्स बुक करूंगा, या सीधा कमीशन बुक करूंगा? विच इज नेट बेसिस। तो एजेंट नेट बेसिस पे रिकॉर्ड करता है। वही मैं घर खरीदता हूँ, स्टॉक बना के रखता हूँ, और बाद में कोई आएगा तो बेचता हूँ, तो आई एम प्रिंसिपल। तो मैं खरीदने का भी एंट्री पास करेगा, बेचने का भी। ऐसा हुआ था, एयर टिकट्स वगैरह कुछ एग्जाम्पल लिए गए थे। अच्छा ठीक है, उसका भी रिवाइज कराएंगे, एक समरी बना देंगे। ठीक है चलो, पिछली बातें नहीं करते हैं। ऐसा है, मैं कुछ यहाँ पे बता रहा था। हाँ, यहाँ पे अभी ये मैं बता रहा था, ए का पीओ कब डिस्चार्ज हो रहा है? ए का आफ्टर 1 month, एंड फॉर बी इट इज डिस्चार्ज टुडे इटसेल्फ। सो कैन आई रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर बी टुडे? yes, because I have discharged my obligation, and for A it should be recorded after 1 month, जब मैं डिस्चार्ज करेगा करके। अच्छा पढ़ते हैं, और केस बी में अगर आप पढ़ो तो आपको थोड़ा सा देखो कुछ ठीक नहीं लगेगा। द प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइसेंस ए, जिसकी एक्चुअल में वैल्यू 16 लाख की होती है, लाइसेंस ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा गया है? देखो, ये बी केस की बात कर रहा हूं, ए केस काफी इजी था, ऊपर वाला केस था ए जिसमें कोई टेंशन नहीं था, यही टीपी हो गया था अगर मैं आपको बताऊं तो, बिकॉज वो फेयर प्राइस पे वगैरह था। अच्छा, नाउ व्हेन आई से कॉन्ट्रैक्ट, ये केस ए बी में कंफ्यूजन ना हो तो मैं केस 1 हो गया, अभी केस 2 कर रहा हूं, जिसमें ए कितना बोला है, कितने रुपए का है? 6 लाख। एंड फॉर लाइसेंस बी द कंसिडरेशन इज 5% ऑफ द customers future sales of the product that use license B. The entity estimates the sales based royalties, that is variable consideration, and which is कितना? 30 lakh। मुझे ये बताओ, ए का फेयर प्राइस 16 लाख है या नहीं है? सॉरी, ए का फेयर प्राइस क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज 16 लाख, बट व्हाट इज रिटन इन कॉन्ट्रैक्ट इज 6 लाख। एंड आई टोल्ड यू, भी कभी बोला भी था, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इट डजंट मैटर व्हाट इज बीइंग प्रेजेंटेड इन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट मैटर्स इज द रियलिटी बिहाइंड द कर्टन। क्या हो रहा है? दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म हम देखते हैं। तो मुझे बताओ एक्चुअल में ए का तो फेयर प्राइस कितना है? 16 लाख ही है। खाली इसमें क्या क्या अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे तो ए का प्राइस एट द एंड 36 लाख ही आ रहा है, बस कलेक्शन करने का तरीका चेंज कर दिया। बोला ए को कम कर देते और बी को बढ़ा देते, बिकॉज सेम पार्टी के साथ दोनों ट्रांजेक्शन है, तो एक को कम और एक को बढ़ा दिया। बी का डिस्चार्ज कब हो रहा है? आज। तो आज का 30 लाख बुक कर दो, वो सोचेगा, मतलब रेवेन्यू जल्दी बुक कर रहा है। और पहले वाले केस में 20 लाख बुक हो रहा था फर्स्ट डे पे, बी डिस्चार्ज हो रहा था। अभी वाले केस में बी डिस्चार्ज होगा फर्स्ट डे पे, तो कितना बुक होएगा? 30, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। आपको जेन्युइन ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मतलब उन्होंने भले वो ये करके दिया हो, अगर आपको हम बोलते अलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस एंड डिटरमाइन द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ईच लाइसेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। अगर मैं बात करता हूं केस ए की, तो केस ए में एंट्री काफी इजी रहेगा, वो अपने अपने हिसाब से वो चले जाएगा जिस दिन डिस्चार्ज हुआ, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। मेन यहां पे डिफिकल्टी आएगा। अब मुझे ये बताना, फर्स्ट डे पे जब एंट्री होगा तो एंट्री किस चीज का होगा वगैरह? बोलो। मान लो ऐसा बोला है कि 36 लाख आपको 6-6 लाख करके मिलेगा, या फिर जैसे भी, ये तो मैं बोल रहा हूं कि अमाउंट है, लेकिन मिलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करके वगैरह मिलेगा। सेल्स बेस्ड रॉयल्टी है तो ये 30 लाख कैसे मिलेगा? थोड़ा थोड़ा करके जैसे भी। तो अगर एंट्री करना रहेगा, लेटेस्ट से मैं बोलता हूं आपको 6 लाख रुपया मिला है, अभी के लिए मैं बोलता हूं आपको कितना रुपया मिला है? 6 लाख रुपया। तो अब एंट्री क्या पास करोगे? आपने ए और बी दे दिया है और उस हिसाब से अभी, तो यू विल से बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू
देखो अगर मैं बोलता हूं कि भले एक का ही 6 लाख मिला है, तो वो एडवांस में चला जाएगा। आई एम प्रोवाइडिंग बी ऑल्सो टूडे, सो एक्चुअली इज पेइंग फॉर बोथ। अगर देखने जाओगे तो मैटर नहीं करेगा उसने किसके लिए बोल, वो तो बोल के देगा कि मैंने ए के लिए दिया। जो प्रोडक्ट 1 महीने बाद देने वाला हूं उसके लिए आज पैसा, और जो प्रोडक्ट आज दिया उसके लिए बाद में पैसा, तो हम सीधा दोनों को कंबाइन कर देंगे। उससे अच्छा 6 लाख रुपया जो मिल रहा है वो ए और बी के लिए मिल रहा है, बिकॉज ए और बी को मैनिपुलेट किया गया है यहाँ पे, बिकॉज एक का प्राइस कम एक का ज्यादा। तो मैं यहां पे बोलूंगा टू सेल ऑफ ए, सेल ऑफ बी, और उस हिसाब से आप रिकॉर्ड कर दोगे। अज्यूम वो सब अगर करते हो तो उस हिसाब से आपका रेवेन्यू वगैरह मतलब परसेंटेजेस में फिर आपको बुक करना पड़ेगा। ये अगर मैं रेशियो बोलूं तो ये रेशियो कौन सा रहेगा आपका? नहीं, रेशियो कौन सा रहेगा आपका? ये 4:5 का। मैं ये बोल रहा हूँ आई एम प्रोवाइडिंग 2 सर्विसेज टू कस्टमर, जिसका रेशियो क्या है? तो 4:5 के रेशियो में उसकी वैल्यू है। तो एज एंड व्हेन आई रिसीव द अमाउंट आई विल से दैट इट इज टुवर्ड्स 2 प्रोडक्ट्स लाइक ए और बी, और उस सबसे आपका क्या बुक होते जाएगा? रेवेन्यू बुक होते जाएगा। सीधा डायरेक्टली ऐसा आप बुक नहीं करोगे कि 6 लाख टू ए करके रेवेन्यू, वो दोनों का रहेगा। तो मैं बस यही बोल रहा था यहाँ पे, इन केस अगर आप जो पैसा ले रहे हो वो कम ज्यादा करके ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वो रेशियो में बांटना करना पड़ेगा, अलोकेशन, जो फेयर प्राइस है, बिकॉज ये क्या है उसका? तो व्हेन यू गेट 6 लाख रुपीज तो वो एसएसपी के रेशियो में ही जाना चाहिए, भले आप कुछ भी बोल के यहाँ पे कलेक्ट करो। इवन अगर आपको यहाँ पे मान लो टोटल में 30 लाख मिलता तो भी वो उसी रेशियो में जाता, बिकॉज जो तो 2 प्रोडक्ट जो दिए जा रहे हैं उनका एसएसपी ये है, ए का 16 है और बी का 20 है करके। इवन तो समझता है ये चीज? ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन लिखा नहीं रहा हूं वैसे, वो पूरा आपको प्रेजेंट करके एंट्री के साथ मिल जाएगा। पर सर एक आज रिकॉर्ड करेंगे हम, क्योंकि वो 1 महीने बाद ट्रांसफर होगा ना। अभी ये अनअर्न्ड लिख दिया जाएगा, फिर अनअर्न्ड से अर्न्ड हो जाएगा ए, बिकॉज टुडे यू हैव नॉट एक्चुअली परफॉर्म द ऑब्लिगेशन। दिस इज समथिंग आई एम सेइंग आफ्टर 1 मंथ एंट्री। अगर मैं बोलता हूं बिफोर 1 मंथ बोलेगा तो हाँ, मतलब अनअर्न्ड अर्न, मतलब ये खाली 1 महीने की बात है कि 1 महीने जब मतलब द डे ऑन विच यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ बी, ऑन दैट डे ए इज अनअर्न्ड, बट आफ्टर 1 मंथ एवरीथिंग इज अर्न्ड करके। तो सीधा से मतलब मैं बोल रहा हूँ ये पैसा आपको कब मिला रहेगा? शायद 1 महीने बाद मिला रहेगा। और अगर मान लो आज ही मिला है तो ए अनअर्न्ड रहेगा। 1 महीने बाद मिला तो वो जो अनअर्न्ड वाला उसको पहले खत्म करेगा ना? नहीं, क्या बोल रहा है? एक सुन, ये जो एंट्री है, ये जो एंट्री है ये इंसेप्शन के टाइम पे अनअर्न्ड हो जाएगा, बराबर। और जैसे ही वो खत्म हो गया 1 महीना, तो बैंक अकाउंट डेबिट और ये अनअर्न्ड को टू अर्न भी कर देंगे, मतलब सेल ऑफ ए कर देंगे। हाँ, और फिर जो भी पैसा मिल रहा है उसको, हाँ उसको फिर ए में एक्चुअल में ओके। आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया तुम्हारा। कौन सा स्टेप खत्म? एक क्वेश्चन और है, 43 लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपका ये खत्म होता है स्टेप 4। लास्ट क्वेश्चन 43, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 41 में, हाँ, केस 1 में, केस ए में, हाँ, ट्रांजैक्शन प्राइस 95,000 होता, तो एलोकेशन कैसे होता? रेशियो में तीनों के, फिर और ए बी और सी। और उसका एसएसपी क्या लेते हैं? ए 50,000 और बी और सी का कुछ 17 और ये आया था ना, हाँ 17 और 32,000। सी सबसे पहली चीज जो मैं बोल रहा हूँ 25,000 एंड 45,000 दैट कम्स टू 70,000। 50,000 एलोकेट हो जाएगा। हाँ,
वो आ गया 70। तो वो हो गया उसका ट्रांजैक्शन प्राइस हाँ दोनों का। हाँ लेकिन ये जब दोनों बिकते हैं तब, हाँ। जब तीनों बिक रहे तो वो है क्या? नहीं। यू आर सेइंग 95,000 मिला, हाँ तो सीधा अगर तू खाली ए में से कट करेगा तो भी गलत हो जाएगा। हाँ तू बोलेगा खाली ए ही डिस्काउंट पे जा रहा है फिर। हाँ तो ए 50,000 और बी और सी का जो रहेगा एसएसपी इज 50,000 का जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आया था, और फिर 95,000 उसमें जाएगा। बिकॉज अगर तू डायरेक्टली 45,000 ए को लिख देता है, इट मीन्स यू वांट टू से दिस कि बी और सी था तब ऐसा था और ए आया तो फिर वो अलग से ये हो गया। अच्छा कौन सा क्वेश्चन है? 43, एक लास्ट है, देन खत्म करते हैं। पढ़ते हैं चलो। On 1st April 2010, a consultant enters into an arrangement to provide due diligence, valuation and software implementation services। ठीक है, सीधा एक लिख देता हूँ तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे लिख देते हैं, एक कंसल्टेंट है, उसके बाद यहाँ पे ही प्रोवाइड्स सम सर्विसेज टू कस्टमर, and how many services or how many performance obligations are there? 3. First of all कौन सा? due diligence, then after that we provide valuation service and then software implementation। अच्छा for rupees कितना है? 2 करोड़। तो ये 2 करोड़ क्या हो जाएगा एक्चुअली में? TP, ट्रांजैक्शन प्राइस। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं। The consultant can earn 20 lakh bonus if it completes the software implementation by 30th September 2010। अच्छा, तो ये सबसे पहले हुआ कब है? ये बात कब हुई है? 1/4/10 को। तो मुझे बताओ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन कितने महीने में खत्म होगा तो बोनस मिलेगा? 9 ना, सॉरी 6 अप्रैल इट स्टार्ट्स, तो सितंबर का एंड, तो 6 मंथ्स में खत्म होगा। तो कितना बोनस मिलेगा एक तरीके से? 20 लाख। और मुझे पता ये बोनस तीनों को कनेक्टेड है या फिर खाली एक ही को कनेक्टेड है? एक ही को कनेक्टेड है ना, वहां पे लिखा है 20। द कंसल्टेंट कैन अर्न 20 लाख बोनस इफ इट कंप्लीट द सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन। मतलब बोनस वाला पार्ट तीनों में नहीं जाएगा, वो खाली कहां पे रहेगा? सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन में रहेगा। बाय 30th September 2010 और 10 लाख बोनस इफ इट कंप्लीट द सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन बाय 31st December। मतलब कितने महीने में? 9 मंथ्स में करेगा तो कितना मिलेगा? अच्छा दोनों मिल सकता है क्या? 20 + 10? दो में से एक ही मिलेगा या तो कुछ भी नहीं मिलेगा? डिपेंड करता है ऐसा। कुछ भी क्यों नहीं मिलेगा अगर आपने दिसंबर के बाद किया इंप्लीमेंटेशन? ठीक है। द ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन एंड सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट, ओके, एंड देयरफॉर दे आर अकाउंटेड फॉर एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो 3 अलग अलग पीओ है तभी तो अलोकेशन होगा। द कंसल्टेंट अलोकेट्स द ट्रांजैक्शन प्राइस डिसरिगार्डिंग द पोटेंशियल बोनस। व्हेन आई से डिसरिगार्डिंग द पोटेंशियल बोनस, मतलब उसने अलोकेशन 2 करोड़ प्लस बोनस का किया है या फिर खाली 2 करोड़ का किया है? 2 करोड़ का। रीजन वो क्या सोचता रहेगा बताओ? वो सोचता रहेगा कि बोनस मिलने ही नहीं वाला मेरे को, मैं लेट करूंगा काम। बिकॉज वेरिएबल कंसिडरेशन इज इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन प्राइस ओनली इफ इट इज नॉट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। मतलब कोई डाउट नहीं है उसमें, ओनली इफ यू आर श्योर तो ही वो ऐड होता है, नहीं तो नहीं होता। अच्छा, तो उसने अलोकेशन कर दिया 80, 20 एंड 1। 80 lakhs, 20 lakhs एंड 1 करोड़, तो टोटल कितना होता है? 2 करोड़। तो आपको यहाँ पे वो लोग अलोकेशन पे टेस्ट नहीं कर रहे, वो हो गया पहले ये अलोकेशन कैसे किया रहेगा, तो तीनों का एसएसपी पता रहेगा या तो मार्केट असेसमेंट जो भी है। आगे, एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन द कंसल्टेंट बिलीव्स इट विल कंप्लीट द सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन बाय 30th Jan 2011। समझता है वो दिसंबर के बाद कर रहा है, तो इसीलिए उसने बोनस नहीं लिया। और अभी एक टाइम पास से 5-6 लाइन का बट पढ़ लेते हैं। आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्टर्स इन Ind AS 115, the consultant cannot conclude that a significant reversal in the cumulative amount of revenue recognized would not occur। बहुत लंबा सेंटेंस है बट मैं आपको आराम आराम से समझाता हूँ, चाहिए तो एक बार समझ से, ये पहले भी आया था तब एक बार समझाया था।
आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्टर्स इन इंड एस 115, मतलब इंड एस 115 में जो भी चीज़ें लिखी गई है, फैक्टर्स लिखे गए, उसके हिसाब से कंसल्टेंट कैन नॉट कंक्लूड, मतलब वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा है। थोड़ी देर के लिए बोलते कंसल्टेंट कैन कंक्लूड, फिर वो रिवर्सल समझ में आएगा क्या है। मतलब मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं अभी के लिए, कैन है समझो, दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब कोई अमाउंट रिकॉर्ड की गई और वो क्या होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। इन द क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, मतलब वेरिएबल कंसिडरेशन जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसको मैं आज रिकॉर्ड करता हूं, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, वुड नॉट अकर। अब मैं क्या बोलता हूं, मेरे हिसाब से वो कैन नॉट को कैन किया है, तो थोड़ी देर के लिए कंसल्टेंट क्या सोच रहा है, सिग्निफिकेंट कंक्लूड क्या कर रहा है, वो रिवर्सल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। कैन नॉट को मैंने हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो आई एम कंक्लूडिंग दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल, और इन किसमें, तो जो अमाउंट रिकॉग्नाइज किया गया है, वुड नॉट अकर when the uncertainty is resolved, when the uncertainty is resolved मतलब अगर वो प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है जब वो खत्म हो जाएगा, तो जो अनसर्टन चीज थी अब वो पता चल जाएगी कि एक्चुअली में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी के लिए आपका पास होना, इट इज एन अनसर्टेनिटी, बट आफ्टर रिजल्ट इट इज रिजॉल्व कि हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो वैसे यहां पे अनसर्टेनिटी जब रिजॉल्व होगी तो मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूं, रिवर्सल होगा या नहीं होगा। अगर मैंने कैन वर्ड लगाया है तो रिवर्सल नहीं होगा। आई एम कंक्लूडिंग दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल विल नॉट अकर। जब सारी चीजें पता चल जाएगी, सर्टन पता चल जाएगी, तो मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं कि फ्यूचर में जाके जब चीजें क्लियर हो जाएंगी, सर्टन हो जाएंगी, तब रिवर्सल नहीं होगा, उस केस में वो वाला रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। हाँ, बिकॉज रिवर्सल नहीं होगा, मतलब जो मैं सोच रहा हूं मुझे पैसा मिलेगा वेरिएबल वाला, वो मिलेगा ही। रिवर्सल तो आज रिकॉर्ड करूंगा तो रिवर्सल होगा क्या, तो रिकॉर्ड करना बनता है, बनता है। बट मैं बोलता हूं आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे लग रहा है फ्यूचर में जाके रिवर्सल होगा, या तो इसमें डबल नेगेटिव है, रिवर्सल नहीं होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, मतलब रिवर्सल होगा ऐसा मुझे लगता है। अगर मुझे लगता है रिवर्सल नहीं होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, तो मैं ऐसा बोलता हूं ना, मुझे लगता है कि रिवर्सल होगा, तो रिवर्सल होगा तो फिर रिकॉर्ड नहीं करने का। अब पता नहीं आप समझ गए, बिकॉज वो घुमा फिर, तो मैं बोलता इग्नोर करो, कुछ काम का नहीं है करके, वो सिंपल है, क्योंकि उसका ऊपर लिख दिया ना जैन है करके, तो बात नहीं आता वो वैसे। और लिखा भी है व्हेन द अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व्ड, सिंस द कंसल्टेंट क्या लिखा है, लैक्स एक्सपीरियंस इन कंप्लीटिंग द सिमिलर प्रोजेक्ट, उसने कभी ऐसा काम किया नहीं है, तो उसको लगता है क्या होगा, रिवर्सल होगा। ठीक है, बस रिवर्सल होगा उसे लग रहा है। एज अ रिजल्ट द कंसल्टेंट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ अर्ली कंप्लीशन बोनस इन इट्स एस्टिमेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, इसलिए उसने अपने ट्रांजैक्शन प्राइस में ऐड नहीं किया वो बोनस। घुमा फिरा के एक बात है, बोनस को ऐड नहीं करना है, सिंपल, बिकॉज डेट दिसंबर के बाद, आगे इग्नोर कर सकते हैं हम। ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई मतलब मुझे बताओ काम मैंने शुरू किया है 1 अप्रैल को, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, आई कैन से 1 जुलाई, तो कुछ 2-3 महीने के बाद। और डेट कब तक है आपका तो ख़त्म करने का, एक तो 30 सितंबर या तो 30 दिसंबर, इधर किया तो 20 लाख का बोनस, इधर किया तो 10 लाख का बोनस, और उसके बाद किया तो 0 बोनस। ये बोनस की बात है। अच्छा आगे, आफ्टर रिव्यूइंग इट्स रिजल्ट्स, नहीं सॉरी, ऑन जुलाई 1, 2010 द कंसल्टेंट नोट्स दैट प्रोजेक्ट हैज प्रोग्रेस्ड बेटर देन एक्सपेक्टेड। बेटर देन एक्सपेक्टेड मतलब जो काम हमने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, एंड बिलीव्स दैट द इम्प्लीमेंटेशन विल बी कंप्लीटेड बाय 30 सितंबर। चेंज इन ओपिनियन मतलब इनिशियली जैसे हम सोचते कुछ है, उसके बाद ओपिनियन चेंज भी हो जाता है, तो वैसे यहाँ पे अब मुझे इस दिन क्या लग रहा है, तो मुझे लग रहा है मुझे बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। दैट टू कौन सा वाला, 20 लाख वाला, बिकॉज मैं सितंबर तक काम खत्म कर दूंगा। अच्छा, आफ्टर रिव्यूइंग इट्स प्रोग्रेस फॉर 1 जुलाई, ठीक है। अच्छा वो लिखा भी उन्होंने, एज अ रिजल्ट द कंसल्टेंट एस्टिमेटेड इट्स ट्रांजैक्शन प्राइस टू रिफ्लेक्ट अ बोनस ऑफ 20 लाख, मतलब 20 लाख आना चाहिए।
After reviewing its progress on 1st July, the consultant determines that it is 100% complete in satisfy its performance obligation. अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं, उस हिसाब से मुझे बताते जाना, उस हिसाब से क्या क्या सर्विसेज है. तो ड्यू डिलीजेंस, वैल्यूएशन, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. क्या आप मुझे टीपी बता सकते हो? टीपी क्या रहेगा? टोटल 2 करोड़ रहेगा या 2 करोड़ प्लस 20 लाख on this date? Because we are going to receive bonus too, and variable should be included in transaction price if it is certain कि मिलेगा करके. तो अब मेरे को ये बताना, वो जो 20 लाख है वो तीनों में डिवाइड होगा या खाली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में ही रहेगा? सॉरी, ये एसआई का फुल फॉर्म मेरे को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में रहेगा. सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में रहेगा. तो ये 80 लाख, ये 20 लाख, ये 1 करोड़ प्लस 20 lakhs. नाउ एज ऑन दिस डेट देखते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा या नहीं. तो देखो ये जो सर्विस दी जा रही है, अब यहाँ पे अगर हम पढ़े, आफ्टर रिव्यूइंग इट्स प्रोग्रेस ऑन 1st जुलाई, consultant determines that it's 100%, it is 100% complete in satisfying what its performance obligation for due diligence and valuation. मुझे बताओ 1st जुलाई को कौन से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो गए 100%? ड्यू डिलीजेंस एंड वैल्यूएशन. वैल्यूएशन नहीं, दोनों हो गए. अरे तुम, मैं वापस पढ़ता हूँ चाहिए तो. मैंने वैल्यूएशन तक पढ़ा था, फिर आगे से दूसरा सेंटेंस है 60% कंप्लीट इन सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन. देखो ऐसा समझ में आता है, ये 100%, ये 100% एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस 60%. तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए 1st जुलाई को? तो इसका 100% रिकॉग्नाइज होना चाहिए. 80 लाख जो टीपी था डिस्चार्ज हो गया. देखो पहले ये था ट्रांजैक्शन प्राइस, उसको मैंने क्या किया? अलोकेट किया. अलोकेट करने के बाद अभी जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा मैं क्या करूंगा? रिकॉग्नाइज करूंगा. इनटू 100% कितना आएगा? 20 लाख. और अभी तक 60% ही डिस्चार्ज हुआ है, काम हुआ है, तो 60% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होएगा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का. तो कितना था 60%? तो टोटल रेवेन्यू कितना बुक हो जाएगा? 172. ये आपका आंसर रहेगा. सर हम लोग ये पीरियोडिकली चेक करते रहेंगे कौन सा काम कितना परसेंट कंप्लीट हुआ. वो कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा ना. जैसे इन्होंने क्वार्टरली रिव्यू किया 1 अप्रैल के बाद 1 जुलाई को. एज एन व्हेन यू प्रिपेयर योर क्वार्टरली स्टेटमेंट्स वगैरह वैसा जब तू बुक में ये करेगा, मतलब तो तू मंथली भी कर सकता है, कुछ ऐसा नहीं. एज एन व्हेन यू वांट टू शो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो वी विल चेक कि अभी तक कितना हुआ. ऊपर से इसको बोलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज रेवेन्यू जो हुआ है एक ऐसा भी आएगा जो इन पॉइंट इन टाइम, मतलब जब एक्चुअल में पूरा सर्विस खत्म होगा तब दिया जाएगा. वो सीखने वाले में स्टेप नंबर 5 में वैसे. बट अभी यहाँ से पता चलता है कि 60% काम हुआ है तो 60% रिकॉग्नाइज करना है, तो 72 आ जाएगा. 1 अप्रैल को 1 अप्रैल से 5 जुलाई के बीच में कुछ एंट्री नहीं आएगा. डिपेंड करता है पैसा मिला है कि नहीं मिला. इफ यू रिसीव द मनी देन मनी रिसीव टू अनअर्न्ड. और तभी अगर तभी पैसा मिलता रहेगा तो तभी 1 CR के बेसिस पे अलोकेट किया जाएगा ना अनअर्न्ड में. हाँ 1 CR के बेसिस पे, फिर वो शेयर बेस्ड पेमेंट जैसा होगा. टिल नाउ कितना करना चाहिए था? जो पहले होगा वो 1 CR के बेसिस पे होगा, because obviously those days you are not aware as to you will get bonus or not, or you are aware that you are not going to get bonus. You are in that frame of mind. वैसा है. माना थोड़ा सा ऐसा है, एकदम अलग अलग चीजें चलती जा रही है, लेकिन वो स्टैंडर्ड मतलब है ही वैसी चीज, तो अपन कुछ कर नहीं सकते. हाँ मतलब देखो ग्रिप आने में ऐसे लगेगा तुमको लगेगा कुछ चीज सिमिलर नहीं है, कुछ हर आधे घंटे के बाद एक भलता डिस्कशन स्टार्ट होता है, बट दैट इज हाउ द स्टैंडर्ड इज करके. हाँ सो ये एक स्टैंडर्ड है वैसा जो थोड़ा और लंबा चलता है बहुत. इवन इससे इजी आपको CFS लगेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लगेगा, बिकॉज उसमें एक फ्लो है कि भाई ये किया यही करो.
इसमें हर इस पे इसको मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको 1.5 घंटे में, फिर पूरा याद हो जाएगा। अभी चीज़ें थोड़ी इधर उधर बिखरी हुई है समझ के। अच्छा, तो ये कुछ अगर आपको ऐसा रफ में लिखना है तो ठीक है, या तो मैं अच्छे से लिखा मतलब आपको प्रेजेंटेड दे दूंगा, योर विश। जस्ट फॉर अ नोट इफ यू वांट टू राइट समवेयर दैट्स ओके, और एल्स आई विल प्रोवाइड यू द एंटायर सोल्यूशन। क्या लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? हाँ, मैं को एक्सप्लेन करूँ लिखते टाइम कैसे क्या लिखना है या नहीं? देखो मैं खाली एक बार फटाफट बोलते जाता हूँ कि क्या था, जिससे आपको लिखने में भी आइडिया है। फटाफट, कंसल्टेंट ने काम लिया था कस्टमर से, जो उसने अप्रैल को लिया था, बोला था 3 चीज़ें दूंगा, उसका 2 करोड़ चार्ज करूंगा। और उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ कब तक, तो 30 सितंबर तक, या तो अगर ये कब, अगर चालू करना है कि बंद करना है? अभी वैसे जाना है ब्रेक में वैसे भी। अच्छा तो सुनो, फिर यहाँ पे अगर ये 30 सितंबर था तो 20 लाख, मैंने टाइमलाइन नहीं बनाया है ढंग से, बट वो ठीक है, मतलब आपको जैसे लिखना है। और यहाँ पे ये था आपका 1410, जहाँ पे आप 3 PU देने वाले थे। अपने हिसाब से लिखा है, आपको फेयर प्रेजेंटेशन मिल जाएगा कि कैसे क्या है। एक मॉड्यूल का भी देख सकते हो, और एक मैं सिंप्लीफाइड करके सोच रहा हूँ देने का, कि एकदम इजी रहे आपके लिए।